नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं का राजनीति शास्त्र या कहिए सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस का पहला अध्याय जो आप लोग का क्या है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये अध्याय जो है इतना जबरदस्त है और इतने जबरदस्त तरीका से पढ़ाएंगे कि आपका नींद चैन जो है सब खो जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना एसएसटी पढ़ने से हमें नींद आता है, तो बच्चों ये पूरा वीडियो देखो, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम जो पढ़ाने वाले हैं एकदम जबरदस्त तरीका से आप लोग को पूरा अध्याय जो है समझा देंगे। और अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, वन शॉटेड है, एक ही बार में पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात भाषा का, तो समझिएगा एकदम देसी भाषा में, एकदम अपना भाषा में आप लोग को ये पूरा अध्याय जो है कंप्लीट करवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। ओके, आप लोग तैयार हो? कमेंट करके बताना सर आई एम रेडी। ठीक है, तब हम शुरू करते हैं। ओके चलो भाई, सबसे पहले आप लोग एक चीज देख लो। ठीक है, थोड़ा सा समझा देता हूं। लोकतंत्र तो हम समझाएंगे ही समझाएंगे। सबसे पहले बच्चों आप लोग को याद होगा कि हमारा जो देश है भारत जो है कब आजाद हुआ? 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ। और एक और चीज, आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी में क्या हुआ? संविधान लागू किया गया। क्या हुआ? संविधान लागू किया गया। और इसी दिन को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? संविधान लागू किया, इसको गणतंत्र दिवस बोला जाता है। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि संविधान किसने लिखा? तो याद रखिएगा आप लोग कि किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, किसने? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, कोई दिक्कत जी समझने में? नहीं ना। अब एक और प्रश्न यहीं पे हम कुछ चीज बताने के बाद जो है तब बताएंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से आप लोग समझते चलिए। देखिए 1951 में ही भारत का पहला प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहला प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। अगर हम लोग सिविक्स पढ़ेंगे ना तो आगे जो है बहुत चीज हम लोग को समझना है और बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ताकि हमें पता चलेगा कि भैया देश में जो है लोकतंत्र किसको कहते हैं। यहां से अब हम टॉपिक पे चल जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया। देश आजाद हो गया। इससे पहले जो देश था हमारा, जो भारत था, अंग्रेज लोग का किस गुलाम था? अंग्रेज लोग हम लोग पे क्या कर रहा था? शासन कर रहा था, ब्रिटेन लोग। ठीक है, लेकिन उससे हम लोग 200 वर्ष जो है उनका गुलाम रहा। भारत जो है अंग्रेज लोगों का 200 वर्ष तक गुलाम रहा। और उससे पहले भी भारत मुगल शासकों का गुलाम था। ठीक है, मुगल शासकों का गुलाम था। जब अंग्रेज लोग आया तो अंग्रेज लोग क्यों आया था भारत? वो आया था व्यापार करने की। क्यों आया था? व्यापार करने के लिए आया था। अब देखा यहाँ पे जो है मुगल लोग शासन कर रहे हैं, तो मुगल लोग जो शासन कर रहे थे, हर राज्य में खगो राजा होता था और उस समय क्या चलता था? राजतंत्र चलता था। थोड़ा सा ध्यान से कहानी को समझेंगे तब जाके मजा आएगा। राजतंत्र चलता था, वहां पे राजा लोग जो है अपने अपने राज्य पे राज करता था। तो अब जो अंग्रेज लोग आया डायरेक्ट नहीं किया, वो लोग क्या किया? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया। अब देखो एक राज्य में ये राजा है, इस राज्य में दूसरा राजा है, ये दोनों के बीच में अंग्रेजवा लोग आता था। क्या करता था? अंग्रेजवा लोग आता था और ये दोनों राजा जो है अपने अपने राज्य में राज करता था। एक राज दोनों में क्या करता था? लड़ाई लगा देता था। और ये की करता था? केकरो एगो के जो है साथ दे देता था। तो ये राजा से क्या कहता था? अब भैया हम आपको जिता दिए तो हमारा ये वाला देश राज दे दीजिए, हम उस पर शासन करेंगे। तो धीरे धीरे जो है ये एक दूसरे को लड़ा के मतलब फूट डाला और शासन करना शुरू कर दिया था। ये कहानी थी किसका? अंग्रेज लोग का। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना। तो हम लोग जो है लड़ झगड़ के 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है पूर्णतः भारत से अंग्रेजों को भगा दिए। कोई दिक्कत नहीं, ये चीज समझ में आया। उसके बाद आया सत्ता की बारी। तो सत्ता में किसी ना किसी को शासन करना होगा, तभी तो हमारा भारत चलेगा कि नहीं? शासन प्रणाली तो होनी चाहिए ना,
तभी न जाके इस पे किसी न किसी व्यक्ति को शासन किया जाए, तब जाके हमारा भारत का जो है अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था जो है बिल्कुल अच्छी तरह से रहे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू आए थे। आम चुनाव हुआ था उस समय, और आम चुनाव हुआ था जहां पे आम चुनाव किसको कहेंगे? लोगों के द्वारा चुना जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले किसको चुना गया? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। उसके बाद 2 साल तक रहा है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद तीसरा बार 1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी में इंदिरा गांधी आ गई। ठीक है, 1966 ईस्वी में इंदिरा गांधी आ गई। उसके बाद जो होगा सत्ता में विवाद होना शुरू हो गया कि मतलब सत्ता में हम आएंगे, सत्ता में वो आएगा, तो सत्ता में किस प्रकार से साझेदारी होता है ये हम लोग समझेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि भैया लोकतंत्र किसको कहते हैं सर? ये तो आपने नहीं समझा है। देखो यहीं पे हम कहानी को खत्म नहीं करेंगे, पूरा फिल्म देखेंगे, है कि नहीं? पूरा फिल्म आप लोग को दिखाएंगे। लोकतंत्र किसको कहते हैं भैया? आज आप लोग देखे होंगे, अभी तो आपका उम्र नहीं होगा क्योंकि 10th वाले हैं, तो ज्यादातर 10th के बच्चे देखते होंगे। अभी आपका उम्र नहीं है वोट देने का। ठीक है, तो वोट देने का जो उम्र होता है 18 वर्ष के बाद होता है। 18 वर्ष हो गया तो आप मतदान दे सकते हैं, मतलब वोट दे सकते हैं। तो भारत में जो है क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। विश्व का सबसे बड़ा शासन व्यवस्था कौन सा है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। और जब भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कब अपनाया गया? तो 1951 से ही, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग क्या करते हैं? वोट देते हैं, और वोट देने के बाद क्या करते हैं? विधायक और संसद को जो हम लोग चुनते हैं, और उसके बाद जो है हमारे देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, बनाया जाता है। कोई दिक्कत हुआ समझने में? तो देखो, वोट देना मतलब मत देना। लोकतंत्र किसको कहेंगे? जनता जो है चुनता है, जनता क्या करता है? वोट देता है। अब देखिए ई लड़की जो है वोट देने के लिए जा रहा है, और इसमें जो है जब वोट देने के लिए जाइएगा एक हार्ड मतलब ऐसा इंक लगा देता है, जल्दी छूटता नहीं। लेकिन जानते हैं ना बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग जो है ना जबरदस्तियों छुड़ा लेते हैं। की करेंगे? वोट दिए और बाल में इसे खींच लेंगे, खींचने के बाद इंक जाता है, खत्म हो, सूखने ही नहीं देते हैं, फिर जाके वोट देता है। ये हमारे बिहार में ये चीज़ें होता है। तो लेकिन ये अगर 1 सेकंड 2 मिनट या 1 मिनट अगर आप नहीं ऐसे किए तो जो है 24 घंटा या 3 दिनों के लिए ये इंक जो है लगा रह जाता है। ये जो दीदी लोग को देख रहे हैं ना, इंक लगाई हुई है, दिखा रही कि हम वोट दे दिए। ओके, ये चीजें होता है लोकतंत्र में, सत्ता की साझेदारी। अब लोकतंत्र समझ गए, लोगों के द्वारा चुना गया शासन व्यवस्था को क्या कहेंगे? लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहेंगे या लोकतंत्र कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता में जो है किस प्रकार लोग आते हैं, इसके बारे में हम लोग इस अध्याय में सुनेंगे और समझेंगे। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? देखो भैया, हम सिविक्स पढ़ा रहे हैं, आप लोग को राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, एकदम मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते आप लोग को क्या करना होगा? इस वीडियो को लाइक करना होगा, और ये पूरा वीडियो वॉच कीजिए। 100% कह रहे हैं, जैसे मैं आप लोग को समझा दूंगा ना कि आपके दिमाग से निकलेगा ही नहीं, फटाफट क्वेश्चन पर आंसर बनेगा, फटाफट, और याद रहेगा एग्जाम हॉल तक। बस एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और आगे की कहानी हम सुनाते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं। तो लोकतंत्र किसको कहते हैं? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित शासन को क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे। अब ये शब्द किसने कहा? अगर आप लोग से बोर्ड परीक्षा में एग्जाम में पूछ दे कि भैया जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित शासन को लोकतंत्र कहते हैं, और यह शब्द किसने कहा? तो याद रखना है, इब्राहिम लिंकन ने कहा था। और इब्राहिम लिंकन कौन था? राष्ट्रपति था। कहाँ का? अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन था। ओके, कोई दिक्कत? और उसी ने सबसे पहले लोकतंत्र का 1866 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में उसी के मुंह से जो है लोकतंत्र शब्द निकला था। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना? अगर आपसे पूछे लोकतंत्र किसको कहते हैं, याद रखना है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित शासन को लोकतंत्र कहते हैं। यह शब्द अगर याद नहीं रहा तो सर क्या करेंगे? एक ये याद रखें, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छता से निर्वाचन में आए हुए प्रतिनिधि को या किसी भी उम्मीदवार को मत देकर, और मत देने का जो उम्र होता है 18 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, 18 वर्ष के बाद जो है आप मत दे सकते हैं, मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकता है।
उसे ही क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। अब लोकतंत्र दो शब्द से मिलकर बना है। लोकतंत्र जो है दो शब्द से मिलकर बना है। तो एक का लोक का मतलब होता है जनता, क्या होता है, जनता, और इसका तंत्र का मतलब होता है शासन, मतलब जनता के द्वारा जो है, अरे भाई शासन, ठीक है, जनता के द्वारा शासित शासन को लोकतंत्र कहेंगे। मतलब लोग, जनता क्या करता, वोट देते हैं हमको। अब यहाँ पे कंडीशन क्या, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे दल के लोग आ गए, बहुत सारे राजनीतिक दल आ गए। अब इसमें सब लोग तो सबको चाहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही आदमी को चाहेंगे। तो यहाँ जो है जनता लोग क्या करता है, जनता लोग क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, जनता लोग क्या करता है, इस सब में से वोट ज्यादा जिसको मिला, देखा ज्यादा निर्वाचित, जो भी निर्वाचित मतलब उम्मीदवार आते हैं, इसमें देखा जाता है जनता सबसे ज्यादा किसको वोट दिया है, किस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिला है, उस पार्टी का क्या हो जाता है, सरकार बन जाता है। क्या बन जाता है, सरकार बन जाता है। ओके, तो जिसमें ज्यादा जिसको लोग चाहेगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगा, वो लोग क्या करेगा, सरकार बन जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, क्योंकि इसको ज्यादा बहुमत मिला, लोग ज्यादा इनको चाहते हैं, इसलिए इनका सरकार बन जाता है, बहुमत बन जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। तो लोकतंत्र का, लोकतंत्र दो शब्द का मतलब भी समझ गए, लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन, कोई दिक्कत नहीं ना। और अगर पूछ दे कि लोकतंत्र किसको कहते हैं, याद रखना है एक ऐसी शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत लोग अपने स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुनता है, उसे ही क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। दूसरी शब्द में याद रखना है, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित शासन को लोकतंत्र कहते हैं। ओके, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है। और विश्व का सबसे अच्छा शासन व्यवस्था कौन सा है, तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। इससे पहले हम आप लोग को इतिहास में पढ़ाए थे राजतंत्र, यूरोप के राष्ट्रवाद, ठीक है, यूरोप के राष्ट्रवाद में हम आप लोग को यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में हम आप लोग को पढ़ाए थे राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र के बारे में पढ़ाए थे, जहां पे क्या होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यहाँ पे निर्वाचित नहीं किया जाता, मतलब चुना उना नहीं जाता, सिर्फ राजा जो है, सेम कंडीशन होता है, ये लोग भी कर लेता है, ये लोग भी जनता से टैक्स लेता है, क्या लेता है, टैक्स लेता है। और जो सरकार आप चुनते हैं ना, ये भी जनता से ही टैक्स लेता है और जनता के हित के लिए ही कार्य करता है। लेकिन इसमें क्या होता था, राजतंत्र में राजा तो टैक्स लेता था, लेकिन जनता के हित के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करता था, और इसे कोई हटा नहीं सकता था, राजतंत्र को कोई हटा नहीं सकता। अगर सरकार इधर उधर किया तो हम जनता लोग जो है मिलकर उसे हटा सकते हैं, है कि नहीं, अपनी मांगे पुरवा सकते हैं, मतलब मनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, और भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। और पूछ दे आप लोग से प्रश्न कि बताओ बबुआ कि भारत में कौन सा शासन व्यवस्था है, याद रखना है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। क्लियर, कोई दिक्कत, मजा आ रहा है। अब देखो ये बूढ़ी माता जो है वोट दे के आ रही है और इसके नाखून में नेल लगा दिया गया है, नील टाइप का जो होता है, इंक लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए माता जी बढ़िया बात है, वोट देते हैं। अब देखो भैया, याद रखना एक काम की चीजें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे समझना कि भारत में जो है आज़ादी से पहले हम लोग क्या थे, गुलाम थे, अंग्रेज लोग के गुलाम थे। उसके बाद आज़ाद हुआ और आज तक देखा जाए तो जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, उसके बाद इंदिरा गांधी आया, इंदिरा गांधी भी अपना शासन व्यवस्था सही से नहीं चला पाया। ठीक है, उसके बाद एक और आया था ना मोरारजी देसाई आया था। ठीक है, मोरारजी देसाई 1975-76 के आसपास, ठीक है, 76 जब संपूर्ण क्रांति हुआ था तब आया था। तो उसके बाद जो है वो भी जो है 1-2 साल के बाद वो भी जो बोला, वो भी उनको भी मतलब पता नहीं था कैसे शासन व्यवस्था चलाना है, शासन करना है, वो भी जो है अनुभव नहीं होने के कारण वो भी त्याग दिया। फिर कौन आ गया, कांग्रेस पार्टी का ही सरकार आ गया। ठीक है, किसका, कांग्रेस पार्टी। और शुरुआत सबसे ज़्यादा शासन करने वाला भारत पे कौन सा पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद जो है आज तक देखा जाए किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। मतलब सरकार जो है कोई जाति को लेके वोट देता है, कोई अपने धर्म के देख के लोग वोट देता है। यही जो है हमारे कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक व्यवस्था और पूरे शासन व्यवस्था को खराब कर रहा है। कौन से, यही चीज़ें। तो इसमें भी हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और नेता लोग ना हमेशा झूठ बोलता है, याद रखना, नेता के
बातों पे आप कभी वोट ना दें, उनके आचरण पे वोट दें। जो लगे कि भैया ये हमारे लिए सही है और आपके लिए जो काम कर रहा है उसी व्यक्ति को आप वोट दें तो बेहतर होता है। क्योंकि जनता लोग जो है वोट से पहले, इलेक्शन से पहले आपका एक बार पैर छुएगा तो आप उसे वोट देते हैं। याद रखिएगा 5 साल बाद जो है सॉरी जीतने के बाद जो है 5 साल आपको वो पैर छुआएगा। समझे कि नहीं समझे? इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर हमें शासन व्यवस्था में लाना है या मुख्यमंत्री बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है, विधायक बनाना है या मुखिया बनाना है, सरपंच बनाना है, तो वैसे व्यक्ति को वोट दें जो आपके लिए पूरे काम करे, मतलब सार्वजनिक कार्य करे, मतलब आपके क्षेत्र का विकास हो। ऐसा नहीं कि आपका विकास कर दे तो आप उसी का सपोर्ट कीजिए, नहीं, सार्वजनिक वोट हो, शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दे, वैसे सरकार को लाएंगे तभी विकास होगा, नहीं तो संभव नहीं है। क्योंकि अगर सारी और दारू पर, ठीक है, सारी दारू नोट पर जो वोट बिक जाता है वो सरकार आप लोग के लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपने तो पहले उसे सारी ले लिया, दारू ले लिया। वो समझता है नेता लोग जो है जनता को समझता है कि जनता लोग बुड़बक है, ठीक है। ये आज की डेट की बात बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक फोटो देख रहे हैं इसमें क्या है, और ये है नेता। ये कौन है भैया? नेता है। ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत मजा आएगा सिविक्स पढ़ने में, ओके। तो ये जो है पैर छू रहे हैं, ये गरीब आदमी का। और गरीब आदमी का कौन पैर छूता है जी? कोई पैर नहीं छूता है। उनके रिलेटिव, उनके बेटा, उनकी बेटी ही पैर छूती है, बाकी लोग उनका पैर नहीं छूता है, ठीक ना। वो हमेशा बाबू बाबू दूसरे को करते रह जाते हैं। और उनको कोई बाबू बोल रहा है, समझ जाइए कि वो नेता है और इलेक्शन का समय आ गया। तो सेम इसी प्रकार से आया, जब नेता लोग वोट के समय होता है तो एकदम देखिए धोती कुर्ता पहन ले है जो पहने, ठीक है, और एक गरीब व्यक्ति का पैर छू रहा है और कहता है तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। अब इनकी पत्नी उधर से देखती है कि भैया हमारी पति का कौन पैर छू रहा है, ये तो अन्याय हो गया। ये कहता है अजी आपका पैर छू रहा, लगता है इलेक्शन आ गया है कि चुनाव आ गया है कि। ये समझ में आया? मतलब अगर आप एक बार पैर छू लिया और उनको वोट दे रहे हैं तो समझिए वो 5 साल आपको पैर छुवाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी आपका उम्र हो या आप जितने भी समझदार व्यक्ति हैं तो हमेशा अपने माता पिता और अपने दोस्तों को ये बताएं कि सत्ता में उसे लाना है जो सार्वजनिक स्थल पे काम करे, जो क्षेत्रीय विकास के लिए काम करे, जो राष्ट्रीय विकास के लिए काम करे, उसे ही वोट दें। और अपने विकास के लिए कोई काम कर, मतलब हमले लिए कोई अच्छा कर दिया तो हम उनको वोट नहीं देंगे। जो सही है, सभी के लिए काम करे, उसे वोट दें। और जातिवाद वगैरह हर चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये कहानी समझ में आ गया। अब जो है यहाँ पे बंदा तो वोट दे दिया, पैसा लेके ये जो है पैसा लिया था, ये जो है पैसा लिया था, ठीक है। और नेता जो है ये हार गया, ये नेता जो है हार गया। हारने के बाद जो एक गोली सटाक करा, अब वोट नहीं बंटवा चाहिए, ठीक है, वोट नहीं बंटवा चाहिए, हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा लिया था तुम वोट नहीं दिया। हाँ, तो ये चीज़ याद रखना है। और वोट में अगर कोई पैसा दे रहे हैं ना तो हमारी सलाह सुनिए कि पैसा रख लीजिए, वोट जिसको देना उसी को दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ओके। कोई दिक्कत? मजा आ गया? आ जाओ भाई। अब लोकतंत्र के प्रकार हम लोग समझते हैं। लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। याद रखना, लोकतंत्र जो है 2 प्रकार के होता है। पहला हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे डायरेक्ट कहा जाता है, दूसरा हो गया आप लोग का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का इंग्लिश क्या होता है? डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो आप लोग याद रखना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत के अंदर है। तो यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होते हैं, इसमें जो है जैसे कि एक देश का नाम बताते हैं स्विट्जरलैंड। यहाँ पे क्या होता है, लोग जो है डायरेक्ट सरकार को चुनता है, डायरेक्ट क्या करता है, सरकार को चुनता है। और इसमें जो है बीच में कोई भी राज नहीं होता। अब देखो मैंने आप लोग को बताया था शासन व्यवस्था में, तो एक होता है अपना लोग का केंद्र होता है, केंद्र सरकार, पढ़ाए थे ना, सरकार। और दूसरा जो होता है आप लोग का राज्य सरकार होता है। क्या होता है? जो राज्य सरकार, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, राज्य सरकार। और तीसरा हो गया आप लोग का स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये जो है पूरे देश के लिए काम करता है। केंद्र सरकार क्या करता है? पूरे देश पे शासन करता है, ठीक है, शासन करता है। और ये जो है राज्य सरकार, राज्य सरकार क्या करता है?
तो भैया अब सवाल है, देख लो, राज्य सरकार क्या करता है, अपने राज्य पर शासित करता है, राज्य पर शासित करता है, शासन करता है, ठीक है, ये राज्य का देखभाल करता है। और इसे जो है केंद्र सरकार, जैसे अभी केंद्र में कौन है जी, मोदी जी हैं, ठीक है, मोदी जी हैं, और ये पूरे देश के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और लेकिन ये जो है राज्य सरकार, जैसे अभी आप लोग का मुख्यमंत्री कौन हो गया, नीतीश कुमार हो गया, तो ये अपने बिहार के बारे में सोचेगा किस प्रकार से विकास करे। अगर मैं बिहार के बारे में बोलूं तो बहुत ही गंदा वर्ड निकलता है यहाँ के नेता को लेके, ठीक है। अगर देखा जाए तो बिहार में जो अभी भी बिहार जो है पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा है, ठीक है, हर चीज़ को लेके बिहार पिछड़ा है। अब देखो भैया, नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार हमारे लिए बहुत भी काम किए और आगे भी काम कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी देखा जाए तो नीतीश कुमार का कोई बात जो है अभी तक साबित नहीं हुआ। कोई उनके पार्टी से होगा तो माफ़ करना मेरे भाई, दहेज बंद किया, भैया बताना दहेज बंद हुआ? नहीं। शराब बंद किया, बंद हुआ? नहीं हुआ। हर जगह मिल रहा है ना। लेकिन यहाँ पे अगर बताया जाए कि यहाँ पे अगर यूपी वाले से बिहार बोर्ड ने, तो बिहार वाले अगर शराब लाते हैं तो क्या इस पे दोनों का शासन है कि नहीं है? ये बॉर्डर पे जो है दोनों का सैनिक रहता है कि नहीं रहता है? सैनिक रहता है कि नहीं रहता है? तो इसको अगर टाइट कर दिया जाए तो शराब का आदान प्रदान होगा, यहाँ से वहाँ आएगा? नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे पुलिस व शासन व्यवस्था भी खतरनाक है और यहाँ के जो नेता लोग हैं वो खतरनाक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या भैया, तो राज्य सरकार अगर इसके बारे में अगर मानवता के रूप से देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो जो किताब में लिखा हुआ है कुछ अलग लिखा ही रहता है और जो रियल लाइफ में है कुछ अलग ही होता है कि नहीं है? ये चीज़ आप लोग जानते हैं। हालांकि हमें किताबी बात को मानना है क्योंकि आप लोग को तो भैया परीक्षा देना है। चलो भाई, राज्य सरकार क्या करते हैं? राज्य पर शासन करते हैं। और केंद्र सरकार क्या करते हैं? पूरे भारत पे शासन करते हैं, पूरे राष्ट्र पे शासन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? पूरे भारत समझ में आ गया ना? भारत के अंतर्गत कितने राज्य हैं? कमेंट करो, आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, कमेंट करो, पहले कमेंट कर दो, देखते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो समझ रहे थे, चलो भाई इसको मिटाना नहीं मिटाना। तो लोकतंत्र और प्रत्यक्ष रूप से जो लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होते हैं, वहाँ के लोग जो होते हैं डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। लेकिन उसके अंतर्गत जो है लोकतंत्र जो है प्रधानमंत्री, ये प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट चुनना, ठीक है। लेकिन हम लोग जो चुनते हैं कैसे चुनते हैं? और प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, यहाँ पे जनता लोग जो है प्रतिनिधि को चुनता है और प्रतिनिधि लोग क्या करते हैं? सरकार चुनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जनता लोग क्या करता है? ये पार्टी के लोग होते हैं, ये यहाँ पे जो होते हैं पार्टी के लोग होते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के पार्टी जो है यहाँ पे खड़ा होते हैं, उसे हम लोग चुनते हैं। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। जनता क्या करता है? सांसद को चुनता है। और सांसद किसको चुनता है? प्रधानमंत्री को चुनता है, ठीक है। अब जनता लोग क्या करता है? अरे भैया चलो, जनता लोग क्या करता है? विधायक को चुनता है, विधायक को चुनता है। विधायक कितना? 243 विधायक, ठीक है, विधायक को चुनता है। और विधायक किसको बहुमत देता है? यहाँ पे मुख्यमंत्री देता है। जिसमें ज्यादा विधायक की संख्या आ गया वो मुख्यमंत्री को बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो है सांसद लोग किसको वोट करेंगे, किसको चुनेंगे? प्रधानमंत्री। ज्यादा सांसद जिसको चुनेंगे, जिस भी लोग को चुनेंगे वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और यहाँ पे विधायक लोग जो है जिस पार्टी के लोग को चुनेंगे, ज्यादा विधायक की संख्या हो गया तो वो क्या बन जाएगा? सरकार बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। और यहाँ पे ज्यादा संसद चुना, ठीक है। भारत में कितना संसद है? 543 है, ठीक है, इधर उधर होते रहता है तो 543 है। और 543 जो संसद मिलके क्या करता है? प्रधानमंत्री को चुनता है। जिसकी सांसद ज्यादा होगा, सांसद की संख्या जिसमें ज्यादा होगा जिस पार्टी का, वो प्रधानमंत्री बन जाता है। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना? तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कर दें। चलो भैया, एक और चीज, चलो, जिन बच्चे ने कोर्स नहीं खरीदा है, ठीक है, जिन बच्चों ने कोर्स नहीं खरीदा है उसके लिए मैं आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। 85, अरे भैया चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। हाँ देखो, जो बच्चे चाहते हैं कि अगर आप लोग चाह रहे हैं कि चाहे किसी भी बोर्ड से हो, कोई तकलीफ नहीं, सभी बोर्ड की पढ़ाई होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अगर आप लोग चाहते हो कि हमें कोर्स परचेज करना है तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। आप लोग को क्या करना होगा, कॉन्टैक्ट करना होगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। एक नंबर है, मैं लिख देता हूँ, अरे भैया याद नहीं है मेरे को नंबर, हाँ चलो, 85 81 80 29 29, ठीक है, 85 81 29 29। चलो ये नंबर पे आप लोग को क्या करना है, व्हाट्सअप कर देना है, व्हाट्सअप कर देना है, ओ भाई व्हाट्सअप करना है, हेलो मुझे कोर्स परचेज करना है, ठीक है। तो आप लोग को जो है आगे जानकारी भी दे दिया जाएगा, और व्हाट्सअप पे ही कॉल कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, नहीं रिसीव होगा। अगर कॉल भी करना होगा तो व्हाट्सअप पे ही कॉल कीजिएगा। ज़्यादा मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप मैसेज कर लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा देर बाद रिप्लाई आए, लेकिन रिप्लाई आएगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोग को PDF और जितना हो सके हर चीज़ की तैयारी आप लोग को कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो बच्चा कोर्स नहीं परचेज किया ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। PDF वगैरह हर चीज़ कोर्स के बारे में जानकारी मिलते रहेगा। और इसी में जो है आप लोग को जो है हम लोग के तरफ से जो है 50,000 का इनाम रखा गया है, ठीक है, 50,000 का इनाम रखा गया है, और 50,000 जो है आप लोग को दिया भी जाएगा। अब कैसे दिया जाएगा उसके ऊपर भी एक वीडियो बन चुका है, आप लोग नहीं देखें देख लीजिएगा। तो हम लोग जो है सोचे हैं कि बच्चे को और भी आगे बढ़ाएं, और भी उनके मनोबल को बढ़ाएं, ताकि 50,000 के लोभ में तो आप लोग पढ़े ध्यान से, ओके। चलिए सत्ता की साझेदारी समझते हैं, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना जी। अरे भैया झिलमिल काहे कर रहे हैं, चलो हाँ, सत्ता की साझेदारी समझते हैं। सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी में सत्ता में जो है किसी भी धर्म, समुदाय, जाति के लोग जो हैं, कोई भी समुदाय के लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, सत्ता में आ सकते हैं, कोई दिक्कत जी नहीं ना, कोई भी जाति हो आ सकते हैं। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है, ठीक है। देखो सत्ता की जो साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। अब यहाँ पे बात समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, एकदम समझ में आएगा। मूल मंत्र, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्यों कहा गया इसको, ओ मेरे रब्बा, हाँ चलो, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्यों है। अब देखो यहाँ पे लोकतंत्र में क्या होता है, लोग जो है सरकार को चुनता है। यहाँ पे भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर एक संप्रदाय, हर एक समुदाय, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग हैं। यहाँ थोड़े ना भारत में हिंदू धर्म है, नहीं, सभी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, पारसियों है, कुछ 0.1 होगा शायद पारसी लोग, ठीक है, यहूदी वगैरह। तो ध्यान समझना, अब सभी जाति के लोग सत्ता में आ सकते हैं, धर्म के लोग आ सकते हैं, संप्रदाय के लोग आ सकते हैं, ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। अब अगर देख लिया जाए, मान लो अगर ऐसा नहीं होता, किसी को नहीं आने देता, मान लिया जाए यादव की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, मान लेते हैं यादव की संख्या भारत में ज्यादा है, तो भारत में क्या होगा, या बिहार में क्या होगा, बिहार में किसका सरकार बनेगा, बिहार में किसका सरकार बनेगा, किसका बनेगा, तो यादव का बनेगा। और जातिवाद भी होता है, अभी भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ, तो ये जो है कहीं ना कहीं इसलिए ये हट जाता है। अब बाकी लोग जो है ऐसा नहीं, सत्ता की साझेदारी में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि सत्ता की साझेदारी में किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म, किसी के कोई भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म के लोग हो, वो सत्ता में आ सकते हैं। और सत्ता में आएंगे तभी तो मजा आएगा, नहीं तो मान लिया जाए सत्ता में अगर यादव लोग को दे दिया जाए या कुर्मीय लोग को दे दिया जाए कि भैया कुर्मीय लोग बनेंगे, तो ये लोग की करेंगे, दोसर जाति वाला पर अन्याय कर देंगे, हैं, दोसर जाति वाला के चलने नहीं देंगे। इसलिए लोकतंत्र का जो है सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र का मूल मंत्र है, सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र का मूल मंत्र है। अगर सभी जाति संप्रदाय के लोग को अगर नहीं दिया जाए सत्ता में अधिकार, सत्ता में होने का, तो फिर लोकतंत्र नहीं चलेगा, चलेगा जी नहीं चलेगा, फिर जातिवादी चलने लगेगा। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक को हिस्सेदारी होती है, जो भागीदारी के द्वारा संभव होता है, हिस्सेदारी होता है। लोकतंत्र में जो है किसी भी संप्रदाय, किसी भी समूह के लोगों, प्रत्येक नागरिक को हिस्सेदारी होता है, जो भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। हिस्सेदारी तो है ही, लेकिन आप उसमें भागीदारी लेंगे तभी तो संभव है, ओके, कोई दिक्कत। सत्ता की साझेदारी नहीं समझ में आया, फिर से समझ लेते हैं।
पूछे सत्ता की साझेदारी, तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समाज के प्रत्येक समूह समुदाय के भागीदारी हो, उसे ही क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। एक ही लाइन में कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, सामाजिक भिन्नता क्या होता है, आगे आपका टॉपिक आ जाता है सामाजिक भिन्नता। मतलब भिन्नता का मतलब क्या हो गया, अलग, ठीक है, समाज में अलग अलग, भिन्नता मतलब अलग, ठीक है। सामाजिक भिन्नता, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा अथवा सांस्कृतिक के लोग रहते हैं, इसे ही सामाजिक भिन्नता कहते हैं। मतलब हमारे समाज में अलग धर्म, समुदाय, जाति, भाषा बोलने वाले और सांस्कृतिक के लोग रहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सामाजिक भिन्नता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ये कौन है, पंडित जी हैं। कौन है, पंडित जी, जो शादी वगैरह करवाते हैं, मंत्र वगैरह उच्चारण करवाते हैं, शुभ कार्य में और अशुभ कार्य दोनों कार्य में ये मंत्र वगैरह का काम करते हैं। कौन, पंडित जी। और ये कौन है भाई, ये कौन है, मुस्लिम लोग। मुस्लिम लोग ये पंजाबी, ठीक है, पंजाबी। और ये कौन है भाई, सिख, ईसाई है, हाँ ईसाई है, ठीक है, ईसाई है। चलो भाई, ईसाई का कपड़ा पहन पकड़ के, तो चलो, ये जो क्या होता है, सामाजिक भिन्नता अगर पूछे, याद रखना है, समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा अथवा संस्कृति के लोग रहते हैं, इसे ही सामाजिक भिन्नता कहते हैं। और याद रखिएगा, मान लिया जाए अभी ज़्यादातर देखा जाए तो देखिए भारत में जो है, भारत में 80% लगभग 79 पॉइंट कुछ है, तो हम लिख देते हैं 80% जो है क्या है, हिंदू है, ठीक है। ये हिंदी लिखा गया यार, चलो हिंदू है, हिंदू है। और मुस्लिम जो है, मुस्लिम जो है आपका 15 कहीं मिल जाएगा, 15% कहीं तो 20%, ठीक है। तो 15% जो है आप लोग का मुस्लिम है। और भारत में बाकी जो सिख ईसाई धर्म के लोग हैं, सिख ईसाई, वो बहुत ही कम है। सिख ईसाई जो है वो सब बहुत ही कम है। तो भारत में जो ज़्यादा टकराव होता है हिंदू मुस्लिम को लेके ही होता है, हिंदू मुस्लिम को लेके ज़्यादा टकराव हो रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि भारत जो है एक बार इतनी बड़ी समस्या में आ गया था, जब अमेरिका जो है एक से अमेरिका चाइना वगैरह में, भारत और चाइना से लड़ाई हुआ था ना, हाँ कुछ ऐसी ही कहानी थी, ध्यान से एक बार, उस चीज़ को हम ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन इतना समझिए भारत कहीं लड़ाई हो रहा था, लेकिन ये जो है अमेरिका लोग इस पे धमकी दे दिया था, ठीक है, भारत पे अमेरिका लोग जो है धमकी दे दिया था। तो उस समय ही याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, जो सबसे बड़ा परमाणु बम बनाया, ठीक है, सबसे बड़ा परमाणु बम, और वो एक मुस्लिम थे, और मुस्लिम हो के अपने देश की रक्षा के लिए उसने इतने बड़ा परमाणु बम बनाया, और इसलिए आज भारत जो है सुरक्षित है। और यहाँ पे भारत में एक चीज़ याद रखना है, हिंदू मुस्लिम को हमेशा लड़ाया जाता है, और लड़ाने वाले मेरे भाई कोई नहीं है। एक हिंदू मुस्लिम जो है साथ में बैठ के खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कब दिक्कत होता है जानते हैं, ये देखिए नेता लोग जो है हिंदू मुस्लिम को हमेशा लड़ाने का काम करते हैं, ताकि वोट जो है एकत्रित कर सके वो लोग, ठीक है। अब जानते हैं कि हिंदू के वोट से हम लोग जीत सकते हैं, तो ये लगेगा ना, अरे भाई ये तो हिंदू के लिए खूब कर रहा है, हिंदू के लिए बढ़िया है। तो ये सब जो है नेता लोग जो है इनके ज़हन में जहर डाल देता है हिंदू लोग के, ठीक है, इस हम लोग के अंदर जो है ना जहर डाल देता है, ऐसे है वैसे है। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। संविधान जो है हमें सभी नागरिक को समान अधिकार दिया है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए इस्लामी धर्म, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में इस्लामी धर्म को मानते हैं, इस्लामी धर्म, और भारत में कोनो धर्म को नहीं मान्यता प्राप्त है, कोई भी धर्म को मान्यता अभी तक प्राप्त नहीं है। कोई राष्ट्र नहीं है, भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगर भैया आप लोग देखेंगे कि सर जी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, जी नहीं है। हॉकी आप लोग पढ़े होंगे ना, देख लेना भाई, नेट पे सर्च करके बुक में देख लेना, अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया, ठीक है। राष्ट्र, भारत को अभी तक राष्ट्र घोषित नहीं किया गया है, ठीक है, भारत को, क्योंकि भारत को इसलिए राष्ट्र घोषित नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे सभी संप्रदाय के, सभी धर्म के लोग जो हैं यहाँ पे रहते हैं और सभी को समान अधिकार प्राप्त है। ईसाई लोग जो है
इस्लामी धर्म, ठीक है। मुस्लिम लोग का जो कंट्री है कौन सा बोला जाता है, पाकिस्तान कंट्री बोला जाता है, लेकिन भारत के अंदर भी तो मुस्लिम लोग हैं, है कि नहीं है कि नहीं, 15% तो मुस्लिमें लोग हैं, लेकिन हम लोग आपस में मिलकर रहना अच्छा होगा। हम लोग को चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, सबको मिलकर रहना है और अपनी आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाना है, अपने देश का जो है और भी ऊंचे स्तर विकास दर को बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे नेता लोग जो है हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई को हमेशा लड़ाने का काम करते हैं। ध्यान से समझिएगा क्यों बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो है इस्लामी धर्म को माना जाता है, तो वहाँ के जो हिंदू हैं, पाकिस्तान में हिंदू नहीं है जी, हिंदू है, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है, दिक्कत हो रहा है, दिक्कत देते हैं। लेकिन भारत के संविधान में लिखा गया है कि कोई भी धर्म या किसी भी जाति, किसी भी धर्म को लेके यहाँ पे राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता, और नहीं हुआ है। और कुछ लोगों का कहना है भाई कि होगा, तो देखते रहिए आप लोग कि कब तक में होता है। ओके, तो सामाजिक भिन्नता क्या था। ओके, सामाजिक भिन्नता, समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा अथवा सांस्कृतिक के लोग रहते हैं, इसे ही सामाजिक भिन्नता कहते हैं। अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे पंडित बोलिए या हिंदू बोलिए, ठीक है, हिंदू बोलिए, हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, ईसाई, ये सब जो है धर्म के लोग रहते हैं। और भारत जो है, भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, है कि नहीं। लेकिन कुछ नेता लोग जो है एक दूसरे से लड़ाने का काम करता है, ठीक है, वो भी वोट लेने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ये सब काम होता है। लेकिन एक हिंदू मुस्लिम कभी अपने आप में लड़ना नहीं चाहते हैं। कोई धर्म को लेके लड़ता है कि भैया हम हिंदू धर्म के हैं, ये कहेंगे मुस्लिम धर्म के हैं, लेकिन याद रखिएगा हिंदू और मुस्लिम में कभी नहीं लड़ता आपस में। और धर्म को लेकर लड़ने वाला आदमी जो हमेशा वो धर्म के बारे में नहीं जानता, इसलिए वो धर्म के लिए लेकर लड़ता है। ओके, सामाजिक भिन्नता समझ में आ गया। सामाजिक विभाजन क्या है। सामाजिक विभाजन, समाज का क्षेत्र जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है, ठीक है। सामाजिक विभाजन मतलब समाज में विभाजन का मतलब क्या हो गया, अलग, ठीक है, अलग। भिन्नता मतलब हो गया दोसर वाला अलग, समझे। चलो भाई यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो, सामाजिक भिन्नता में क्या हो जाता है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही जगह रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है सामाजिक भिन्नता है कि समाज में विभिन्न जाति, संप्रदाय और भाषा अथवा संस्कृति के लोग रहते हैं, ये सामाजिक भिन्नता होता है। कोई दूसरा धर्म मान रहा है, कोई दूसरा जाति है, किसी का संस्कृति कुछ अलग है, कोई भाषा अलग बोलते हैं। अब अपने लोग देख लो, अब बिहार में है तो हिंदी बोलते हैं, मगही बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, हरियाणा में चल जाओ अलग भाषा बोला जाता है। रहते तो हम लोग सब भारत में, केरल में चल जाओ तो अलग भाषा बोला जाता है, हैदराबाद चले जाओ तेलुगु बोला जाता है, बंगाल चले जाओ तो बंगाली बोला जाता है, भाषा अलग अलग बोला जाता है, लेकिन रहते कहाँ हम लोग, सब तो भारत में ही रहते हैं। तो ये हो गया आप लोग का सामाजिक भिन्नता। लेकिन सामाजिक विभाजन क्या हो गया, मतलब सीधे अलग। अगर आप यादव हैं, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते, सीधी सी बात समझ लीजिए। यादव है, ये वो यादव टोला बना लिया, एक मुस्लिम टोला बना लिया, मुस्लिम है तो मुस्लिम टोला, हमरे टोला माना नहीं है, हिंदू टोला अलग बन जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, सामाजिक विभाजन हो जाता है। और कब होता है, जब दोनों आपस में लड़ते हैं। और लड़ाते कौन है, नेता लोग हमेशा लड़ाने का काम करते हैं। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। समाज का क्षेत्र जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है मुस्लिम लोग हैं, इधर हिंदू लोग हैं, एक दूसरे में लड़ाई कर रहे हैं। और किस लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो याद रखना एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, सभी को बोलता हूँ, देखना आपके घर में मुस्लिम, आपके गांव में या आपके घर के बगल में अगर मुस्लिम लोग का ही क्यों ना घर हो, अगर आपके घर में आग लग जाए ना, तो सबसे पहले बाल्टी उठा के आपके पड़ोसी जाएंगे, ना कि नेता लोग आएंगे। इसलिए याद रखना, हमें नहीं लड़ना है, हमें हिंदू मुस्लिम में नहीं लड़ना। क्यों लड़ना भाई, क्यों लड़ना, किस बात को लेकर लड़ना। वो अपने धर्म को मान रहा है, उसकी धर्म की मान्यता प्राप्त है। भारत के संविधान में दिया गया है हर चीज के बारे में कि किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग जो है यहाँ पे रह सकते हैं और सबको समान अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं कि किसी भी धर्म या जाति को लेकर आप विवाद करेंगे तो आप दोषी हो जाएंगे। इसलिए, लेकिन नेता लोग इस चीज को नहीं मानता, एक दूसरे से लड़ाने का काम करता है और हम लोग आपस में लड़ते भी हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। याद रखना, आपके पड़ोस में जो है अगर मुस्लिम लोग का घर है, आग लग जाएगा ना, तो ये मुस्लिम लोग ना आएगा जी, बिल्कुल आएगा बचाने के लिए। क्यों नहीं आएगा, अरे हमें इतनी दोस्ती करनी चाहिए उनसे, क्योंकि वो भी तो इंसान है मेरे भाई, ठीक है। अब कुछ लोग को लगेगा नहीं सर मुस्लिम लोग का पार्ट ले रहे, नहीं, मैं पार्ट लेके नहीं गाट गा रहा हूँ,
ठीक है, मैं जो किताब में दे रखा उसी चीज को बता रहा हूं। ये आपस में लड़ते नहीं है, इसे लड़ाया जाता है। ये सामाजिक विभाजन समझ गए, मतलब धर्म जाति लिंग के आधार पे जो है क्षेत्र का बंटवारा, मतलब जगह का बंटवारा हो जाना क्या होता है, सामाजिक विभाजन। तो लिंग में देख लीजिए, लिंग बहुत बच्चे को नहीं समझ में आता। लिंग जो होता है पुरुष होता है, पुरुष महिला, इसको भी लेके बंटवारा होता है कभी कभी। और एक होता है किन्नर, ठीक है, किन्नर का क्षेत्र अलग कर दिया जाता है, और महिला को जो अधिकार है वो नहीं दिया जाता है। पुरुष का जो अधिकार है उसका अलग अधिकार, महिला का अलग अधिकार। तो समाज का क्षेत्र जाति, धर्म, नस्ल, ठीक है। नस्ल क्या होता है, ये नस्ल क्या होता है, रंग। नस्ल किसको कहते हैं, रंग को कहते हैं, ठीक है। रंग क्या हो गया, ये अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में रंग को लेके हुआ था, काला गोरा। क्या हुआ था, काला गोरा। इसको रंग भेद भी बोला जाता है। ओके, कोई दिक्कत हुआ। सामाजिक विभाजन किसको कहेंगे, समाज का क्षेत्र जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पे विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। ओके, सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, तो आधार अगर पूछे सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, सांस्कृतिक, नस्ल। नस्ल में आप लोग को मैंने बताया था रंग भेद, ठीक है। क्या बताया था, रंग भेद। रंग भेद कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, ठीक है। काला गोरा, काला गोरा, गोरा, ठीक है, काला गोरा। अब भाषा के लेके भी होता है, तमिल लोग अलग बनाते हैं, हर एक बहुत सारा भाषा है। क्षेत्र के लेकर विवाद होता है, क्षेत्र के लेकर भी विवाद होता है। ये बिहार वाला क्षेत्र है, यूपी वाला क्षेत्र है, इसको लेकर भी विभाजन हो जाता है। जाति को लेकर भी विभाजन हो जाता है, बहुत सारे जाति हैं, ठीक है। जाति के बारे में भी हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। भारत के अंतर्गत जो है बहुत सारे जाति हैं, जाति तो पढ़ना ही है, कोई दिक्कत नहीं। धर्म भी जो है, धर्म भी बहुत सारे हैं। जैसे आपको हिंदू हो गया, सॉरी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और ये सब धर्म जो है आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं। ये सब जो है धर्म है। और उसके बाद पारसी लोग भी है, यहूदी लोग भी है, थोड़ा थोड़ा उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लिंग भी अलग अलग है, जैसे मैंने आप लोग को बताया पुरुष, स्त्री, और इसमें क्या आ जाएगा, किन्नर। ये सब जो है अलग अलग लिंग के आधार पे भी क्षेत्र का सामाजिक विभाजन हो जाता है, समाज से उसे अलग कर दिया जाता है। देखते हैं ना, किन्नर लोग अलग क्षेत्र बना लेता है, उनको जो है जो भी है हम लोग उसे लोग जो है आज के डेट में उसे बाहर कर देता है, उसे किन्नर के साथ में कर देता है। सामाजिक विभाजन का एक अंग हुआ वो चीज़। ओके, चलो भैया, कोई दिक्कत नहीं ना। हम आपको सिविक्स में जो है ना पूरा रूबरू करवा देंगे, रियलिटी लाइफ और बुक की लाइफ से, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप समझ लेते हैं अमेरिका में क्या हुआ था। अमेरिका में रंग भेद हुआ था काला गोरा के लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बेल्जियम में क्या हुआ था, भाषा के लिए हुआ था। देखो यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था सामाजिक विभाजन का आधार। समाज में जो है विभाजन का आधार, समाज में विभाजन हुआ था किस लिए, भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, सभी पे को उदाहरण देते हैं। अमेरिका में रंग भेद हुआ था काला और गोरा के लिए। बेल्जियम में भाषा को लेकर हुआ था, डच लोग, फ्रेंच और जर्मन, ठीक है। डच और फ्रेंच और जर्मन, ये तीनों जो है अलग अलग भाषा बोलते थे, इसको लेकर भी विवाद हुआ था बेल्जियम में, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में, टेंशन नहीं लेना है। नीदरलैंड में जो हुआ था धर्म को लेकर हुआ था, ईसाई को दो भाग में बट गया था, ठीक है। ईसाई, यहाँ पे धर्म एक ही था ईसाई, और उसे भी दो भाग में बट दिया था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दो धर्म को भी आपस में बांट दिया था, धर्म के लिए यहाँ पे भी विभाजन हुआ था। अब देखो संविधान अनुच्छेद 19 के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलो, संविधान का अनुच्छेद 19, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। अगर आप लोग भारत में हैं तो भारत में आपका मूल अधिकार क्या है ये आपको जानना होगा, और जानेंगे कैसे, जब तक नहीं आप पढ़ाई करोगे तब तक तो नहीं जानेंगे। तो संविधान अनुच्छेद 19 में दिया है कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। सभी नागरिक जो है स्वतंत्र है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो या मुस्लिम हो या हिंदू हो या किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के लोग हो, सब स्वतंत्र है। सब अपने मर्जी से
अपने काम कर सकते हैं, लेकिन एक कानून के दायरे में काम करना होगा, संविधान के दायरे में। अब ये नहीं कि आप लोग को कामें करने के लिए स्वतंत्रता दे दिया गया है, अब ये नहीं कि आप लोग गांजा बेचो, भांग बेचो, ये सब न है, ये सब कानूनी खिलाफ हो जाएगा। तो आप भारत के दूसरा जो है अनुच्छेद 19 में ही दे रखा, भारत के किसी राज्य में निवास कर सकते हैं। हमेशा हमारा मन है कि हम यूपी में जाके निवास करें, तो हम लोग यूपी में जाके निवास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी राज्य में जो है कारोबार या व्यवसाय का अधिकार है, अनुच्छेद 19 में। सभी नागरिकों को कानून समान है, सभी नागरिकों के लिए जो है कानून समान है, लेकिन ऐसा नहीं कि गरीब लोग के लिए अलग कानून, अमीर लोग के लिए अलग कानून, महिला के लिए अलग कानून, ये सब नहीं, सभी लोगों के लिए जो है कानून समान है। संविधान का अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थल के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संविधान अनुच्छेद 15 में दे रखा है कि धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और संविधान अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत हुआ था। 1917 में क्या हुआ था? छुआछूत का अंत हुआ था। छुआछूत को लेके हम लोग अच्छी तरह से आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ लीजिए। हाँ, ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग लोकतंत्र में द्वंद्व पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ छोड़ा है आप लोग को, छुआछूत। तो टेंशन नहीं लीजिए, हम है तो फिर दम है, पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। लोकतंत्र में द्वंद्व क्या हो गया? लोकतंत्र में समानता पर आधारित शासन प्रणाली है, परंतु विभिन्न लोकतंत्र पद्धतियों में विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं, अर्थात इसके ठीक विपरीत स्थिति होती है। इसे ही लोकतंत्र में द्वंद्व कहा जाता है। लोकतंत्र समानता के आधारित सभी नागरिक को समान अधिकार शासन प्रणाली। लोकतंत्र में क्या मैंने बताया था? लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन प्रणाली है, परंतु विभिन्न लोकतंत्र पद्धतियों में विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, लोकतंत्र के अंतर्गत ही लोकतंत्र की पद्धतियों में विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं, अलग अलग टाइप के, लेकिन अर्थात उसे ठीक विपरीत स्थिति होती है। इसे ही लोकतंत्र में द्वंद्व कहा जाता है। मतलब लोकतंत्र में द्वंद्व का मतलब हो गया दुवेश। ठीक है, द्वंद्व का मतलब हो गया दुवेश। अब मान लिया जाए किसी भी प्रकार की गलतियां, द्वंद्व मतलब लोकतंत्र में किसी का आना, गलत बताना, ये सब चीज क्या है? लोकतंत्र का द्वंद्व ही है। ठीक है, विरोधाभास। चलो भैया, ये चीज समझ में आया, एक छोटा सा टॉपिक था। चलो भाई, रंग भेद और नस्ल भेद क्या होता है ये समझिए। कहता है चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद या नस्ल भेद कहलाता है। समझ में आया? चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद या नस्ल भेद कहलाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना? हम लोग भारत के लोग हैं, और भारत के लोग जो होते हैं काला होता है, सांवला होता है कि नहीं? तो यहाँ पे एक लाइन चिपका दिया गया है कि असली मोहब्बत तो सांवले रंग से होती है, गोरे तो आज़ादी से पहले भी बेवफा थे। चलो, इसका कोई मतलब हम नहीं समझाने वाले हैं। ठीक है, गोरा लोग जो था अंग्रेज लोग था, अंग्रेज लोग जो है आज़ादी से पहले भी बेवफाई करता था, मतलब लोगों के साथ गलत चीज़ें, मतलब गलत चीज़ें क्या होता है, मतलब उस पर हक जमाना, मारना, पीटना, ये सब चुंगल में फंसा कर रखना। तो इसलिए कहा जाता है असली मोहब्बत तो सांवले रंग से होते हैं, और गोरे तो आज़ादी से पहले भी बेवफा था। एक फनी जॉक। तो नस्ल, रंग भेद या नस्ल भेद समझ में आया? चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना, हम गोरका हैं, हम करका हैं। ठीक है, ये चीज़ अगर देखिए आजकल के लड़की यार देखते हैं बड़ा पेंटिंग डेंटिंग मारते रहते हैं। भैया जो नेचुरल है वो बदल नहीं सकता है, काहे उतना डेंटिंग पेंटिंग मारना है कि नहीं? हाँ, अब भैया बताओ हम दाढ़ी रख ले हैं तो क्या दिक्कत है? लोग बोलते हैं सर जी इतने बड़ा दाढ़ी रख। अरे भैया हमार खेती है, हम जब मर्जी कटवा लेंगे, है कि नहीं? जब मर्जी बदल सकते हैं। अब लेकिन ये चीज़ें जो पाउडर क्रीम वाली बात आती है ना, तो अच्छी नहीं है। हाँ चलो भैया, क्रीम तो लड़कियों के लिए ही बना है, कुछ लड़के को लगेगा सर जी क्या बोल रहे हैं,
क्रीम जो है लड़कियों के लिए ही बना है। देखिएगा क्रीम पर जो फोटो जो होगा लड़की का फोटो होगा, और लड़का का फोटो कहाँ होगा, खाद खुजली वाला जो होता है ना क्रीम, उस पर लड़का का फोटो रहता है। तो लड़कियां सुंदर होने के लिए क्रीम वगैरह लगाते रहती। कोई नहीं, लगाइए, आप लोग का 16 श्रृंगार है, श्रृंगार वगैरह लड़की एक लोग होता है, लड़का लोग फैशन नहीं मारते हैं। चलिए, रंग भेद या नस्ल भेद समझ गए। चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद या नस्ल भेद कहलाता है। आइए अब मेन टॉपिक पे आते हैं, जो आपके प्रश्न पूछा भी गया एग्जाम में। 70 का मतलब हो गया 1960 से 70 का बीच। दशक जो होता है, दशक किसको कहते हैं, 10 साल का, ठीक है, 10 साल का, तो 70, ठीक है, चीज समझ में आ गया। 1970 के दशक से आधुनिक दशक के बीच में लोकतंत्र का सफर कैसा रहा। अब भैया यहाँ पे जो ये सवाल आया, मैंने आप लोग को बताया था ना, याद कीजिए कि आप लोग को बताया था 1951 में जो प्रधानमंत्री बने थे, कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू। 1964 में अरे भैया ये क्या लिख देते हैं, हाँ चलो, 1964 में लाल बहादुर शास्त्री, और इनको जो है हार्ट अटैक से जो है इनकी मृत्यु हो गई, दिल की धड़कन बढ़ गया था, इनके मृत्यु हो गया था। ये जो रहा था 2 साल ही रहा था, 2 साल रहा। तो 1966 में कौन आ गया, 1966 में आ गया इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी आ गया था। तो ये जो था इसका, ये कांग्रेस लोग का जो शासन व्यवस्था था इस तरह से था। ये कौन था, कांग्रेस पार्टी। भारत पे सबसे ज़्यादा शासन कौन किया, कांग्रेस से लोग किया है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ही। अब धीरे धीरे लगता है वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आया। तो 1970 के दशक की बात की कहानी है कि 1970 का जो दशक था उस समय क्या हुआ था और आज के दशक में क्या परिवर्तन हुआ, समझिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से हम आपको समझाते हैं। भारत का जो राजनीतिक का बागडोर था, वो जो था बड़ा जाति, मतलब स्वर्ण जाति, बड़ा जाति के पास था। बड़ा जाति शासन व्यवस्था सत्ता का बगडोर किसके हाथ में था, सत्ता का बगडोर बड़ा जाति के हाथ में था। 1967 में, कब, 1967 में, याद रखना, 1967 में, सॉरी 1967 में, हाँ चलिए 1967 में। इसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। भारत की राजनीति का बगडोर 1967 में स्वर्ण जाति के हाथ में था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, मध्यम पिछड़े जाति जो कब्जा के लिए संघर्ष कर रहा था, जो पिछड़े जाति थे, मध्यम वर्ग के जाति थे, वो लोग जो है इस पे कब्जा करना, अधिकार जमाना शुरू कर दिया। क्योंकि उस समय जो होते थे बड़ा जाति जो होते थे वो पढ़े लिखे ज़्यादा होते थे, उनको पता था कि सत्ता को कैसे चलाना। लेकिन धीरे धीरे जो शूद्र वगैरह थे, शूद्र जाति थे, वो सब धीरे धीरे पढ़ाई करने लगे। मध्यम वर्ग के जो जाति थे वो लोग क्या करने लगे, मध्यम पिछड़े जाति ने कब्जा के लिए संघर्ष करने लगे, लड़ने लगे। तो धीरे धीरे ये लोग भी सत्ता में आए। तो दोनों जाति के बीच में इसलिए बहुत विवाद रहा, दोनों के बीच में बहुत बड़ा विवाद भी रहा। आगे हम लोग जानेंगे। 90 के दशक में, 1990 के दशक में, 1990 के दशक में किसका, 1990 के दशक में राजनीति का झुकाव पिछड़े जाति की ओर हुआ। किसका, पिछड़ा जाति के झुकाव हुआ, पिछड़े जाति के हाथ में जो है धीरे धीरे आने लगा। उसके बाद याद रखिए, आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीतिक का पलड़ा दलित और महादलित। 1990, अब 2000 ईस्वी ले लीजिए या 2005 ले सकते, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2000 ईस्वी हम लिख देते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लिख रहे हैं। 2000 ईस्वी में किस में आने लगा, दलित और महादलित किसके हाथ में आने लगा, दलित और महादलित के हाथ में। यहाँ पे आप लोग बात को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे 1970 की दशक से आधुनिक दशक बीच में लोकतांत्रिक का सफर। तो याद रखना 1970 में जो है
1967 सॉरी 67, 1967 में जो था सत्ता का बगडोर किसके पास था? बराजाती के पास था। 1990 में ये लोग जो है बीच में संघर्ष करने लगे, मध्यम पिछड़ा जाति वर्ग के लोग, तो 1990 में इन लोग के पास आया। धीरे धीरे दलित लोग, जो महादलित लोग हैं, हरिजन लोग, जो ये लोग जो हैं धीरे धीरे संघर्ष किया, तो इन लोग के हाथ में भी धीरे धीरे सत्ता आने लगा। कोई दिक्कत हुआ जी समझने में? नहीं ना। अब इसके पीछे का जो रीजन है वो भी हम लोग समझा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। जाति किसको कहते हैं अब समझिए, यहां तक ये चीज क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जाति का बात आया, पिछड़ा जाति, दलित और बड़ा जाति क्या होता है? बड़ा जाति को बोला जाता था स्वर्ण जाति, स्वर्ण जाति बोला जाता था बड़ा जाति। और जाति के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, बस वीडियो देखो ना यार। जाति किसको कहेंगे? पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था को जाति कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए, अगर बाल काट रहा है तो नाई है, दूध बेच रहा है तो ग्वाला है, फूल दे रहा है तो माली है ना। तो अगर क्या कहते हैं उसको, हलवाई है, खाना बना रहा है तो हलवाई है। ये सब ना जाति का, लकड़ी काट रहे हैं तो बढ़ई है। तो जाति का जो काम देख के, मतलब पेशे पर आधारित समुदाय व्यवस्था को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। और कोई जाति वगैरह नहीं होता, यहाँ पे बंटवारा हो गया, ये जाति काम कर रहा है तो ये जकरा ये नाम दे दिया। गाय बेच थी, दूध दूह रहा है, दूध बेच रहा है तो ग्वाला हो गया, यादव जी हो गया। खेती कर रहा है तो कुर्मी लोग हो गया, खेती कर रहा है। ये जाति जो है पेशे का आधारित पर, ध्यान समझिएगा, पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। क्लियर हो गया। अब एक और बात आता है, जातिवाद किसको कहते हैं भैया? जातिवाद किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने जाति को श्रेष्ठ मानना, या कोई ऐसा आदमी है जो अपना जाति को कहेगा खराब है? नहीं कहता है। तो जातिवाद इसी को कहते हैं। जातिवाद किसको कहते हैं? अपने धर्म या जाति को श्रेष्ठ मानना। समझिएगा, किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने जाति को श्रेष्ठ मानना, सबसे बड़ा मानना, या अपने जाति के प्रति निष्ठा का भावना रखना जातिवाद कहलाता है। मतलब जो भी है यही जात है, यही मेरा जात सबसे बड़ा है, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? जाति को श्रेष्ठ मानना क्या कहलाता है? अपने जाति को श्रेष्ठ मानना जातिवाद कहलाता है। ओके, जातिवादी क्या हो गया? अब यहाँ पे एक और चीज आता है। यहाँ पे मैंने जातिवाद बताया, अपने जात को, ऐसे व्यक्ति जो अपने जात को श्रेष्ठ माने, बड़ा माने, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाद कहते हैं। और जातिवादी में क्या आता है? जातिवादियों शब्द पूछा जाता है तो जाति के समाज, जाति के समाज को मुख्य आधार मानना, ठीक है। और व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? जातिवाद व्यक्ति, जातिवाद वाला व्यक्ति कहते हैं। ध्यान समझिएगा, जाति का, समाज का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को जातिवाद कहते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि ये काम के लिए यही जाति है। अब बाल काटने के लिए जो बाल जो काट रहा है, आप कहिएगा ना ये होगा, नहीं, लेकिन अब वो सब चीज गया जमाना, ना ये बाल नहीं काटता। वो बहुत बड़ा बड़ा ब्राह्मण लोग भी बाल काटता है, हम देखे हैं। बहुत बड़ा बड़ा पार्लर में जाइएगा तो सब जाति धर्म के लोग काम करते हैं। तो कोई जो है मुख्य रूप से मान लेता है कि हम नाई हैं तो हमारे बालें काटना हमारा जीवन यापन होगा, आगे का पेशा वही होगा, तो गलत है। उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं? जातिवादी कहते हैं। जाति के समाज का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को जातिवादी कहते हैं। जातिवाद क्या हो गया? किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने जाति को श्रेष्ठ मानना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाद कहते हैं, ठीक है। और जाति का प्रभाव जो है राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक पर भी प्रभाव पड़ा। जाति के लिए देखिएगा, यादव लोग हैं, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आज के डेट में जो चल रहा है वही चीज़, यादव के लोग हैं तो यादव एक वोट करेंगे। ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये तो अपने सोच के लिए नहीं सोच रहा, उनको आगे बढ़ा रहा है, यादव एक बढ़ाओ, क्या अपने जात भाई ने वोट दो, ऐसा कोई बात नहीं। अब कुर्मी का कोई राजनीतिक पार्टी है, कुर्मी, तो ये जो है कुर्मीए को वोट करना सपोर्ट करेगा। अभी भी ये रियलिटी है, चल ही रहा, ठीक है। माली कोई खड़ा हो गया, राजनीतिक पार्टी में आया माली, तो माली जो है माली को वोट देगा। और ये भारत के अंतर्गत अभी भी ये जातिवाद देखा जा रहा है कि ये इससे क्या होगा? अब मान लिया जाए, ठीक है, कोई जाति, ये मान लिया जाए कुर्मी जाति को आप वोट कर रहे हैं,
ठीक है, कुर्मी जाति जो है कुर्मीए को वोट कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है अगर ये आपके लिए कुछ नहीं कर रहा था आप वोट क्यों दे रहे हैं? ये आपके हित के लिए काम नहीं कर रहे, समाज के हित के लिए काम नहीं करेंगे तो भैया जाति देखला से आपका समाज नहीं बदल सकता, आपका देश नहीं बदल सकता, ये बात ध्यान देना। इसलिए जो व्यक्ति कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, जो अच्छे हो और आपके लिए सही काम कर सके, उस व्यक्ति को चुनना है। ओके, चलो भैया, अब गठबंधन किसको कहते हैं ध्यान समझना। गठबंधन दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर चुनाव जीतने के बाद मिलकर सरकार चलाना ही गठबंधन कहलाता है। ध्यान समझिएगा। उसके बाद जो 1975 के बाद जो है 1975 के बाद की जो घटना है मैंने आप लोग को बताया था, और उस समय जो हुआ था भूखमरी वगैरह हुआ था, फिर जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वगैरह किया था, और संपूर्ण क्रांति को ही छात्र आंदोलन, बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था, और उसके बाद उसी में संपूर्ण क्रांति किए थे कौन? जयप्रकाश नारायण किए थे, और उसने इंदिरा गांधी को हटाया भी था, प्रधानमंत्री से हटा भी दिया था, और ये सबसे बड़ा आंदोलन भी रहा था। ठीक है, तो हर चीज़ बिहार से ही शुरू होता है। ओके, चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, गठबंधन किसको कहेंगे? क्या होता है उस समय के बाद जो है किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने लगा, इसलिए अब क्या करता है, दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर एक गठबंधन का सरकार बना लेता है। जीतने से पहले भी गठबंधन बना लेगा, और जीतने के बाद भी अगर चाहेगा कि हम 4 गो पार्टी मिलकर, 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर सरकार का बनाए तो वो बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक पार्टी जो है मिलकर चुनाव मिलकर या चुनाव के बाद, ठीक है, चुनाव के बाद आपस में मिल जाते हैं, उसे ही गठबंधन का सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। ओके, अब देखो भैया, हुआ था कि कुछ दिन की घटना के पहले की बात है, जेडीयू और ये बीजेपी है। जेडीयू में कौन है भैया? नीतीश कुमार जो अभी आपके मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार। और ये किससे गठबंधन था? गठबंधन किससे था? नरेंद्र मोदी जी, मतलब बीजेपी के सरकार से, बीजेपी के पार्टी से इसका गठबंधन था। दोनों में आपसी क्या विवाद हुआ? ये कह रहे चाचा क्या हुआ, ये कह रहे मजे ले रहे हैं दोनों। ठीक है, तो दोनों के बीच में ऐसा क्या विवाद हुआ आई डोंट नो, बट दोनों जो है ये जो है बीजेपी का पार्टी छोड़ दिया। एक बात याद रखना, इतिहास सिविक्स में ही हम आपको पढ़ाएंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर दोनों पार्टी एक हो तो राज्य का जो है विकास होना संभव रहता है, ज़्यादातर संभव होगा। काहे कि वो चाहेगा अगर विकास करेंगे तो वहाँ से हमको वोट मिलेगा। तो इसलिए अगर यहाँ पे पार्टी, केंद्र में पार्टी किसका है? केंद्र सरकार का पार्टी। केंद्र में कौन सा पार्टी का सरकार है? केंद्र में बीजेपी वाला। और यहाँ पे अगर अपने बिहार में देखा जाए तो बिहार में किसका हो गया? आरजेडी का हो गया। तो ये जो है किसी ना किसी विवाद से हट गया, और हटने के बाद कहाँ है? लालू यादव जो है कौन है? रेल मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी, इसकी पत्नी भी रह चुकी है, इनके बेटे भी अब मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, इतना सिविक्स में और मज़ा आएगा, पढ़ाएंगे ना तो ये चीज़ याद रखना, एक सर जी बोले थे। और ये अच्छे व्यक्ति या जो भी व्यक्ति रहे, ठीक है, सीधी सी बात समझो, इनके बात जो होता है ना एकदम गजब होता है। इनके पार्टी का लोग रहे न रहे, इनको सपोर्ट करने वाले रहे न रहे, लेकिन जब ये भाषण देते हैं ना सब आके मजा सुनते हैं, क्योंकि इनके बोलने का जो तरीका है ना अलग ही है, एक अलग ही अंदाज में ये बोलते हैं, हमेशा बात करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सभी अपने जगह पे अच्छे ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हटे जेडीयू जो है यहाँ से हट गए, सरकार तोड़ लिया, तो ये आरजेडी में, ये जो था आरजेडी में लालू यादव खाली ही बैठे थे। तो बोला भैया अपनी पुरानी दोस्ती को फिर से निभाते हैं। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से क्या हुआ? आरजेडी और जेडीयू दोनों मिल गए, और मिलने के बाद क्या हुआ? गठबंधन का सरकार अभी बिहार में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, अब हम लोग वर्ण किसको कहते हैं? जातियों के समूह को क्या बोला जाता है? वर्ण कहा जाता है। समझिए, जातियों के समूह को वर्ण कहा जाता है, और इसे 4 प्रकार से विभाजन किया गया। वर्ण किसको कहते हैं? जातियों के समूह को वर्ण कहते हैं, और इसे 4 प्रकार से विभाजित किया गया। और ये जो होता है पहला पद कर्म, ठीक है, इसको कहते हैं पहला। एक मान लीजिए, पहले पद कर्म पे जो है ब्राह्मण को, दूसरे पद कर्म पे क्षत्रिय को, और तीसरे कर्म पे वैश्य को, और चौथे कर्म पे जो है शूद्र को रखा गया। सबसे उच्च पद कर्म पे जो है पहले पद कर्म पर किस जाति को रखा गया है? तो ब्राह्मण लोग को जो है रखा गया। दूसरे पे जो है क्षत्रिय, इसमें जो पंडित लोग आते हैं, पंडित
बाबा जो बोलते हैं, पंडित जो शादी वगैरह करवाते हैं, ठीक है। क्षत्रिय जो होते हैं, राजपूत हो गया, राजपूत भूमिहार वगैरह जो है ये क्षत्रिय वगैरह में आता है। राज क्षत्रिय का मतलब हो गया लड़ाई झगड़ा। इसको ये बोला गया था कि इसको बोला था कि भैया साधना वगैरह के लिए आप पूजा पाठ करवाना, शादी विवाह के लिए ये काम करते, तो इसको ये पंडित जी बना दिए। दूसरी बात, ये क्षत्रिय जो लोग थे लड़ाई वगैरह करते थे, रक्षा का काम करते थे, इसको क्या किए, क्षत्रिय बना दिए। राजपूत वगैरह का ये काम होता है, ठीक है। अभी कुछ अलग ही होता है। वैश्य, वैश्य में क्या होता है, खेती बाड़ी, खेती व्यवसाय, व्यवसाय ये सब जो है कौन करते हैं, वैश्य लोग करते हैं। और शूद्र के जो अंतिम पद कर्म पे आते हैं, शूद्र आते हैं, जिसमें सभी जाति लगभग जाति आ ही जाते, जैसे हो गया, मैं ज़्यादा जाति का नाम नहीं लूँगा, यादव हो गया, कुर्मी हो गया, ठीक है, कुर्मी हो गया, बढ़ई हो गया, बढ़ई हो गया, माली हो गया, बहुत सारा जाति है ना, बढ़ई माली। चलिए ज़्यादा क्या इसमें जाति लिखे हम, ये सब जाति जो है लगभग शूद्र में आ जाता है। बहुत सारे जाति हैं इसमें, ठीक है। कुम्हार हो गया, जो पंडित कहलाता है, कुम्हार, ठीक है। ये बहुत सारे जाति है, सीधी सी बात समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो है पहले पद, यहाँ पे याद क्या रखना है, पहले पद कर्म पे जो है ब्राह्मण को रखा गया, दूसरे पद कर्म पे जो है क्षत्रिय को रखा गया, और तीसरे पद कर्म पे वैश्य को रखा गया, और चौथे पद कर्म पे जो है शूद्र को रखा गया। वर्ण किसको कहते हैं, जातियों के समूह को वर्ण कहते हैं। अगर सिविक्स में वर्ण पूछे तो रंग नहीं बोलना है, क्या बोलना है, जातियों के समूह को वर्ण कहते हैं, और इसे 4 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। पहला पद कर्म पे पूछ दे तो ब्राह्मण, दूसरे पद कर्म पे क्षत्रिय, तीसरे कर्म पे वैश्य, और चौथे पद कर्म पे शूद्र। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाए। अब देखिए यहाँ पे जो है ब्राह्मण लोग जो है पूजा पाठ करवाते हैं, क्षत्रिय लोग जो होते हैं तलवार वगैरह देख रहे हैं ना, निकालने हैं। जो ये जो होते हैं वैश्य, ये जो होते हैं व्यापारिक टाइप के होते हैं, व्यापार वगैरह पे इन लोग का ज़्यादा ध्यान रहता है। और शूद्र जो होते हैं, अब ऐसा नहीं कि शूद्र लोग जो है, शूद्र की जो स्थिति थी पहले, ठीक है, इस प्रकार ही थी, यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया, अब लेकिन ठीक हो गया, हर कोई इस प्रकार से नहीं रहते हैं। तो सबसे देखिए यहाँ पे देखिए अमीर कौन दिख रहा है, ये जो क्षत्रिय लोग हैं बहुत ज़्यादा अमीर है, उसके बाद ये आ जाता है, उसके बाद ई आ जाता है, उसके बाद शूद्र वगैरह है। लेकिन पहले पद कर्म पे किसको रखा गया है, ब्राह्मण को रखा गया, दूसरे कर्म पे क्षत्रिय को, तीसरे पे वैश्य को, और चौथे पे शूद्र को रखा गया। ओके, चलिए। अत्यंज किसको कहते हैं, अत्यंज किसको कहते हैं, जिसे छुआ नहीं जा सकता उसे अत्यंज कहा जाता है। समझिएगा यहाँ पे, वर्ण के निचले पद कर्म पर उपस्थित जातियां अत्यंज कहलाता है। सबसे पहला पद कर्म पे ब्राह्मण बताए, तेरी इधरे नहीं लेके चल रहा है, चलो भैया इधरे दिखाते हैं आपको। पहला पद कर्म पे जो है मैंने आपको ब्राह्मण बताया था, दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य, और चौथे पे शूद्र बताया है। तो ये जो है पहला पे ब्राह्मण, दूसरे पे क्षत्रिय, अच्छा गल अथी लिखा गया, चलो कोई नहीं, चलो भैया कहाँ है, हाँ चलो कोई नहीं, आप लोग यहाँ पे देख ही लिए ना, पहले पद कर्म पे ब्राह्मण, दूसरे पे क्षत्रिय, और तीसरे पे वैश्य, और चौथे पे शूद्र को रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अत्यंज किसको कहते हैं, जिसे छुआ नहीं जाता उसे अत्यंज कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहे हैं। जो बड़ा जाति हो गया, जैसे राजपूत हो गया, ब्राह्मण हो गया, उसे अब ये चीज़ें नहीं रहा, छुआछूत तो मैंने आपको बता ही दिया कब हट गया। तो ये जो है वर्ण के निचले पदकर्म पर उपस्थित जातियां अत्यंज कहते हैं। अब अत्यंज किसको कहते हैं, जिसे छुआ नहीं जाता उसे अत्यंज कहा जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सत्ता में साझेदारी का अधिकार कब किसको मिला, बताया कि नहीं बताया, कोई दिक्कत हुआ? आपको मैंने बताया था 1967 में सत्ता का बागडोर किसके, स्वर्ण जाति के, वो स्वर्ण जाति के पास था, जाति के। 1990 में मैंने आप लोग को बताया मध्यम पिछड़ा जाति के पास, ठीक है। और आप लोग को मैंने क्या बताया था, 2000 ईस्वी के आसपास, ठीक है, 2000 के पास दलित और महादलित, दलित महादलित जो हरिजन वगैरह आ जाता है, इन लोग के पास जो है
सत्ता का बगडोर धीरे धीरे आने लगा। तब यहाँ पे रीज़न क्या था, छुआछूत से जो कुछ बच्चे नहीं समझेंगे, जो स्वर्ण जाति के लोग थे, स्वर्ण जाति किसको कहेंगे, बड़ा जाति, किसको कहेंगे, बड़ा जाति के लोग जो थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे, छोटे जाति को, जो छोटा जाति जो होता था, छोटा जाति के साथ उसका वार्तालाप सही नहीं था, मतलब इसके साथ इसका जो है रिलेशन बहुत ही गलत था, ठीक है, इसका जो है इससे देखना, ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसे देखना अशुभ माना जाता। छोटा जाति जो दलित महादलित आ जाता है, शूद्र में भी पहले कुछ लोग थे, ठीक है, तो ये जो लोग थे उनको देखना अशुभ माना जाता था, उसे नहीं देखा जाता। जैसे एक कोई अपने ऊपर नहीं लेना मेरे भाई, इसलिए मैं लड़खड़ा रहा हूँ इस चीज़ को बोलने के लिए। अगर बोलते हैं तो किसी को जिहान में लग जाता है इस चीज़ को, तो लेकिन बोल देते हैं थोड़ा सा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है, टेंशन मत लेना, ठीक है। आज के डेट में ये पहले मैं बता दूं कि भैया आज के डेट में हर जाति जो है अपने बलबूते पे खड़ा है, और चाहे वो क्या कहते हैं हरिजन हो, ठीक है, हरिजन महादलित दलित कोई भी जाति हो, हम तो सबके साथ खाना पीना खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम सब मेरे वैसे वैसे दोस्त भी हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, सब खाते हैं, कोई आज तक मेरे अंदर वो भेदभाव नहीं आया। लेकिन पहले क्या होता था, ध्यान समझिएगा, जिसे आप जैसे बोलते हैं दलित, दलित में कौन कौन जाति आता है जानते हैं ना जी, और महादलित, इन लोग को इतना सताया जाता था, इतना सताया जाता था, इनको शिक्षा नहीं दिया जाता, शिक्षा नहीं दिया जाता था, पढ़ाई लिखाई वगैरह इनका नहीं होता था, ठीक है। लेकिन दूसरी बात, दलित में ही इसका दर्शन जैसे देख लिए, अगर इसको गांव से बाहर, इन लोग का गांव जो होता था अलग रखा जाता था, गांव से अलग रखा जाता था, और इसे खेत वगैरह में काम करवाते थे। स्वर्ण जाति के जो लोग थे इसे क्या करते थे, खेत वगैरह में काम करवाते थे, खेत में काम करवाते थे, ठीक है, और इसे इसका दर्शन नहीं करते थे, दर्शन नहीं करते थे। दर्शन करने के बाद कहता था कि धरती छुआ जाता था, अगर बैठ जाता था तो उस बिछावन को हटाया जाता था, धोआ जाता था। तो ये सब जो है स्वर्ण जाति के जो लोग थे, दलित और महादलित लोगों के साथ इस तरह के काम किए थे, और शूद्र लोग के भी साथ वो लोग काम किए थे, बड़ा जाति वाला। लेकिन अब जाति पात तो हट गया, जाति पाति वाला काम नहीं होता। अब जो है हम स्वर्ण जाति के साथ भी खाते हैं, और हरिजन समुदाय जो दलित महादलित है उन लोग के भी साथ खाते ही हैं। उसमें क्या दिक्कतें थी उस समय, वो लोग को शिक्षा ही नहीं दिया जाता था। मेन रीज़न मैं आप लोग को बता रहा हूँ, शिक्षा ही नहीं दिया जाता था, इनको मूल अधिकार ही नहीं प्राप्त था। और उसी समय याद रखिएगा, सबसे बड़ा पूरे देश के जो है, पूरे देश का संविधान लिख डाला कौन, भीमराव अम्बेडकर लिख डाला है। भीमराव अम्बेडकर जो है पूरे देश का संविधान लिख दिया, और उसी पे पूरा देश का नियम कानून जो है, शर्तें सब चीज़ चलता है। उसी लोग को जो है सताया जा रहा था, ठीक है। लेकिन उस समय जो अगर कानून वगैरह पढ़िएगा, सभी समान अधिकार दिया गया है संविधान में भी, ओके। सब जाति, किसी भी धर्म के जाति लोग होगा, सबको समान अधिकार प्राप्त है, ओके। जाति व्यवस्था, जातिवाद व्यवस्था किसको कहते हैं, जातिवाद व्यवस्था, समझिएगा। जातिवाद व्यवस्था, एक वर्ण में कई सामुदायिक व्यवस्था हो गई है, जो समुदाय के अतिवाद मतलब हो गया अलग व्यवस्था, इसे ही जातिवाद व्यवस्था कहते हैं। जैसे हो गया कोई भी जाति हो गया, धर्म हो गया, उसे अलग अलग कर देना, क्या होता है, उसके काम को अलग बता देना, ये काम करेगा वो काम करेगा, ये क्या हो गया, जातिवाद व्यवस्था हो गया, जाति के अनुसार अपना काम करेगा, तो ये जातिवाद व्यवस्था हो गया। तो वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं, जाति के अनुसार पदानुक्रम व्यवस्था को ही वर्ण व्यवस्था कहते हैं। मैंने आप लोग को बताया ना, पदानुक्रम, पहला पद कर्म पे कौन है, बताया था ना, पहला पद कर्म पे कौन है, ब्राह्मण है, दूसरा पद कर्म पे कौन है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा आपका वैश्य हो गया, और चौथा शूद्र हो गया। तो वर्ण व्यवस्था पूछे, जाति के अनुसार पद कर्म व्यवस्था, पदानुक्रम व्यवस्था को ही वर्ण व्यवस्था कहते हैं, जिसमें लोग सामाजिक पायदान में ऊपर या नीचे रहते हैं, ठीक है। ये इस तरह से बना दिया गया, और पहला पद कर्म पे ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र को रखा गया। तो वर्ण व्यवस्था आप लोग समझिए, जाति के अनुसार पदानुक्रम व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, पदानुक्रम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था कहते हैं, ओके। चलो भाई, सांप्रदायिक और धर्म को समझ लेते हैं। सांप्रदायिकता और धर्म, ठीक है, सांप्रदायिकता को ही धर्म बोला जाता है, ठीक है।
मैंने वहाँ पे लिख ही दिया, आप लोग जब नोट्स वगैरह लेंगे समझ में आएगा ज़्यादा। सांप्रदायिकता या धर्म, समझिएगा ध्यान से, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। अगर मैं बोलूं कि हिंदू धर्म सबसे बड़ा है, मुस्लिम धर्म सबसे बड़ा है, तो ये क्या हो गया, मैं सांप्रदायिक आदमी हो गया, सांप्रदायिकता आदमी हो गया, मेरे अंदर सांप्रदायिकता की बुद्धि हो गई, हम अपने धर्म को ही सही बता रहे। तो सांप्रदायिक किसको कहेंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म के से श्रेष्ठ बताना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, अगर दूसरे शब्द में कहे तो अपने धर्म को अच्छा बताना और दूसरे धर्म को गलत बताना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिक किसको कहते हैं, वो हो गया सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिक क्या हो गया, धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक व्यक्ति कहते हैं। आप समझ में आया, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, सांप्रदायिकता क्या हो गया, अपने धर्म को अच्छा बताना और दूसरे धर्म को गलत बताना, और सबके धर्म के आधार को अपने धर्म बताना, तो वो क्या हो गया, सांप्रदायिक हो गया, उस व्यक्ति को कहेंगे सांप्रदायिक व्यक्ति। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये दोनों आपस में, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, एक हिंदू है एक मुस्लिम है। एक तरह से देखा जाए तो दोनों एक देख रहे हैं तो लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कितना अच्छा होता है। अब यहाँ पे एक मैंने इंस्टाग्राम से एक फ़ोटो निकाला था, ये जो दिख रहा है चंदन टिक्का लगा कि ये हिंदू है और एक मुस्लिम है, और इसने लिखा था ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को लड़ाए वो इंसान बुरा है, और वो इंसान कौन है, नेता लोग हैं। तो सांप्रदायिकता या धर्म आप लोग को समझ में आ गया। अगर पूछ दे सांप्रदायिकता किसको कहते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिकता कहेंगे। ठीक है, अपने धर्म को अच्छा बताना और दूसरे धर्म को गलत बताना सांप्रदायिकता कहलाता है। और सांप्रदायिक किसको कहेंगे, धर्म को समुदाय का, पूरे समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक व्यक्ति कहेंगे। ओके, सांप्रदायिक राजनीति भी होता है, जी जी बिल्कुल होता है। क्या होता है सांप्रदायिक राजनीति, क्या होगा, धर्म के आधार पर राजनीति करना सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। जैसे कि अगर मुस्लिम लोग कोई राजनीतिक पार्टी में है, तब जो है कहेगा भैया हम मुस्लिम हैं, हमको वोट दे दीजिए, तो ये क्या हो गया, सांप्रदायिक राजनीति हो गया। अगर हिंदू है तो हिंदू जो है क्या करेगा, मुस्लिम लोग का विरोध करके हिंदू लोग का वोट बटोरेगा, वो सांप्रदायिक राजनीति हो गया। तो इसी प्रकार से जब नेता लोग जो है यहाँ पे देखिए हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते हैं, कब, गला मिला के उसको चाकू भोंक देते हैं। ठीक है, ये हुआ, बाद की कहानी बता रहे हैं। लेकिन याद रखना, मैंने जो पहले आप लोग को बताया, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति के लोग हो, उससे कोई मतलब नहीं रखना, बस मतलब रखना है कि भैया हमें सत्ता में वैसे व्यक्ति को लाना है जो जन कल्याण का काम करे, लोगों का कल्याण करे, फेंकने वाले को बिल्कुल नहीं लाना है। तो सांप्रदायिक राजनीति पूछे, धर्म के आधार पर राजनीति करना सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। धर्मनिरपेक्ष शासन का अवधारणा क्या क्या है, धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा क्या क्या है, वो चीज़ समझ लीजिए। पहला है, हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। बोले थे ना आप लोग को पहले ही, श्रीलंका में बौद्ध धर्म, ठीक है, धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, और इंग्लैंड में ईसाई धर्म। ठीक है, ईसाई धर्म का दर्जा दिया गया है। उसके विपरीत भारत के संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। संविधान में हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है, वह अपने विश्वास से वह किसी भी धर्म को अंगीकार कर सकता है। ध्यान समझिएगा, भारत में स्वतंत्रता दिया गया है। अगर हमें मुस्लिम बनना है तो हम मुस्लिम बन सकते हैं, कानून में भी ये बताया गया। अगर हम हिंदू हैं तो मुस्लिम बन सकते हैं और मुस्लिम से हिंदू बन सकते हैं। धर्म को अंगीकार कर सकता है। इस आधार पर किसी अवसर से वंचित, इसे जो है अगर ऐसा हुआ, इस आधार पर किसी भी प्रकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक धर्मावलंबियों को अपने धर्म का पालन करना और शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करने का अधिकार है। इस हेतु वह शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित कर सकता है। ये आपके संविधान में लिखा गया धर्मनिरपेक्ष शासन का अवधारणा है। हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव
असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, उसे दंड दिया जाएगा। ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। अल्पसंख्यक किसको कहते हैं? बहुसंख्यक किसको कहते हैं? अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम हो उसको अल्पसंख्यक, जिसकी संख्या ज्यादा हो उसे बहुसंख्यक कहते हैं। समझिएगा, जिस धर्म या जाति की संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। बहुसंख्यक जिस धर्म या जाति का संख्या ज्यादा न हो, ज्यादा हो, यहाँ पे कम नहीं होगा, ज्यादा हो उसे बहुसंख्यक कहते हैं। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा आप लोग, भारत में 80% हिंदू और 15% मुस्लिम, ठीक है, और 5% अन्य धर्म मौजूद हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर बहुसंख्यक देखा जाए तो हिंदू धर्म है, और अन्य जो आता है ईसाई लोग जो आते हैं, सिख ईसाई, वो लोग जो है 5% में, तो अल्पसंख्यक ही हो गया अल्पसंख्यक। समझ में आया ये चीज? कोई दिक्कत नहीं ना। धर्मनिरपेक्षता किसको कहते हैं? ध्यान समझिएगा, धर्मनिरपेक्षता किसको कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता, धर्म के आधार, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्षता किसको कहते हैं? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी धर्म का सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई दिक्कत। लैंगिक विविधता क्या होता है? लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर को लैंगिक विविधता कहते हैं। ध्यान समझिएगा, लैंगिक विविधता क्या होता है? तो पुरुष जो काम कर सकता है वो काम महिला नहीं करे। महिला लोग को बहुत सताया जा रहा था पहले के ज़माना में, अभी भी देखिएगा कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ शहर में तो नहीं देखा जा रहा है, लेकिन गांव में ऐसे गांव हैं जहां तक स्कूल होते हैं, अगर 8वें स्कूल है, हाई स्कूल तक ही है, स्कूल थे, बच्चे को वहीं तक, लड़की लोग को वहीं तक पढ़ाया जाता, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के दुर्भाग्य है कि लड़की को नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। आज के डेट में भी शिक्षित होने के बाद भी आज देखा जाए तो लड़की लोग बहुत कम पढ़ पाती है। ओके, चलो भाई। तो गांव में भी देखा जाए, और कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे नौकरी करना, ये लोग के लिए लड़की एलिजिबल नहीं है, मतलब लड़की नहीं कर सकती, लड़की दौड़ नहीं सकती, लड़की साइकिल नहीं चला, लड़की भाला नहीं भोग सकती है ये सब काम नहीं कर सकती है। तो ये पहले अवधारणाएं थी, लेकिन अब धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ पे ये चीज़ें चल रही है। ओके, लैंगिक विविधता समझ गए कि लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर को लैंगिक विविधता कहते हैं, ठीक है। चलिए, नारीवाद किसको कहते हैं समझ लेते हैं। नारीवाद अधिकार और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष के बीच बराबर मानने वाले व्यक्ति को नारीवाद कहते हैं नहीं समझ में आया? ध्यान समझिएगा, अधिकार और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष के बीच स्त्री और पुरुष को बराबर मानने वाले व्यक्ति को नारीवाद व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। अधिकार, कोई भी अधिकार हो, पुरुष के लिए जो अधिकार है वो महिला के लिए भी होगा, कोई भी अवसर हो दोनों के लिए समान होना चाहिए। स्त्री और पुरुष को अगर कोई बराबर मान रहा, बराबर अधिकार अवसर दे रहा, समझिए वो नारीवाद व्यक्ति है, और हर किसी को नारीवाद व्यक्ति होना चाहिए। तो पहले क्या होता था, नारियों के साथ भेदभाव क्या होता था वो समझिए। नारी को शिक्षा से दूर रखा जाता था, नारी को बाहर जाने का अनुमति नहीं था, नारी को नौकरी करने की अनुमति नहीं था, नारी को सत्ता में अधिकार नहीं था, नारी को उच्च शिक्षा नहीं दिया जाता था, पुरुष से बहुत कम अधिकार भी दिया जाता था नारी को, ठीक है। ये सब था। चलो भाई, तो नारीवाद आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत हुआ? तो एक बात बताओ, हम ये अंतिम है और अंतिम में हम आपको कुछ कहना चाहेंगे और समझिएगा थोड़ा सा। कुछ वैसे पिता होंगे, मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा कि भाई अगर आप लोग को लगता है कि हमें बेटी है और बेटी को हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, अगर बेटी को सिर्फ दुल्हन बना के हम किसी और के घर देंगे
तो ये सोचना आप अपने अंदर से निकाल दीजिए। आपकी सोच अगर बदल जाए तो दुनिया बदल सकती है मेरे भाई। दुनिया का हर वो काम, ठीक है, कोई गलत वे में मत लेना, दुनिया का हर वो काम कर रही है महिला जो एक पुरुष कर रही है, और महिला ही है जो आज सबसे बड़ा पोस्ट पे भी रहती है। ठीक है, पुरुष लोग पोस्ट पे ज़्यादा कम पोस्ट पे है, लेकिन सबसे उच्च अधिकारी बनती है तो ज़्यादातर महिला की संख्या हो रही है। क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो महिला आपके कंधों से कंधों मिलाकर काम करने के लिए, ना महिला गाड़ी नहीं चलाती, चलाती है, देखिएगा गाड़ी चलाती है, बाइक चलाती है, एरोप्लेन चला रही है महिला आज, देख रहे हैं ना। तो इसलिए जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसके मन में भावनाएं हैं कि महिला तो पराई धन होते हैं, वो पराई धन ना समझे। जितना अधिकार वो अपने बेटे को देते हैं उतनी ही अधिकार अपनी बेटियां को दीजिए। और बेटियां को इस देखिए 2 गेटअप होता है बिटिया का, देखिए कि जो है ये कौन सा भाई ऑफिसर ही है, IPS का फोटो है, और इधर देखिए एक दुल्हन का फोटो है। दोनों में अंतर आपको दिख रहा है, और किसे आप पसंद करेंगे? मैं लड़कियों से पूछना चाहूँगा, कमेंट करना कि आप इस दोनों तस्वीर में से किसे पसंद करना चाहेंगे, IPS वाले वर्दी वाले पोस्ट को या ये दुल्हन वाले घूंघट को? ये आपके ऊपर निर्भर करेंगे। और जो 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 माता पिता हैं, मैं उनको भी बोलूँगा बेटिया को इस तरह पढ़ाइए, इस तरह बेटे के तरह पढ़ाइए, और ये भी एक दिन शेर की तरह दहाड़ेगी और आपका नाम जो है रोशन करेगी। तो बच्चों ये जो था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इस ये अध्याय आप लोग का ख़त्म होता है। इतना ही कुछ दे रखा था, और आगे जो है लोकतंत्र में लोकतंत्र में कार्य प्रणाली है ना, तो उसको हम लोग देख लेंगे। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना है। अगर आप लोग को समझ में आया तो कमेंट करना कि सर पूरा अध्याय जो हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, ओके, चलो भाई मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके। लेकिन अगर आप लोग अभी तक कोर्स परचेज नहीं किए हैं ज़रूर कर लीजिएगा। नंबर क्या था भाई, एक बार मुझे तो याद नहीं है, देख लेते हैं। अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक। देखो नंबर जो है यहाँ पे कोर्स अगर परचेज करना है तो आप लोग को, हाँ, मोबाइल नंबर लिख लो, अगर व्हाट्सअप कर देना 85 81 80 29 29। और आप लोग का जो है बेहतरीन तैयारी होगा, एकदम बेहतरीन। क्या है, 85 81 80 29 29, इस नंबर पे आप लोग को व्हाट्सअप करना, और आप लोग को जो है कोर्स जो है परचेज कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और आगे की जानकारी यहीं पे आप लोग को दिया जाएगा। ठीक, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं जल्दी कमेंट कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और उसके बाद जस्ट इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर को भी हम लोग खलास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।